हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आज अपना AS13 CA इंटर ग्रुप 1 का जो अकाउंट्स का जो क्रैश कोर्स चल रहा था उसके अंदर आज अपना एक नया AS चालू होगा, AS13 नाम का, जिसका नाम है सर इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन। 5 मार्क्स का AS है, आ सकता है, बहुत ईजी है, छोटा सा है, खत्म हो जाएगा। आज ही अपन इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी खत्म कर देंगे। सर ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पे भी से मिल जाएंगे सर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। आइए फटाफट से अपन बात करते हैं सर इस AS की। तो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। सर इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सर करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो विद इन 12 मंथ के लिए आप रखते हो सर, 12 महीने के लिए रखे हो, 12 महीने के बाद आप उसको बेच डालोगे। और जो इजीली कन्वर्टेबल होते हैं इन कैश में, मतलब सर जिन्हें अपन आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के अंदर, वो होते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है सर? वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जो कि करंट इन्वेस्टमेंट होते नहीं है। जो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं होते उन्हें अपन क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये था सर थ्योरिकल पर्पस जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन अब जो एग्जाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो आता है सर वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में ध्यान रखना सर, हमेशा जो करंट इन्वेस्टमेंट होगा, वो आपके किस पे वैल्यू होगा? कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे वैल्यू होगा। लेकिन सर जो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा वो आपका हमेशा एट द रेट कॉस्ट पर ही वैल्यू होगा। बट सर इसका एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। क्या एक्सेप्शन है सर? कि अगर जो डिक्लाइन है वैल्यू के अंदर वो अगर परमानेंट नेचर का है। किस नेचर का है सर? अगर वो परमानेंट नेचर का है, अगर वो डिक्लाइन, तो ध्यान रखना आप जब तो फिर आप उसको किस पे वैल्यू करोगे? तो सर आप वैल्यू करोगे कॉस्ट माइनस डिक्लाइन पर वैल्यू करेंगे। और जो भी डिक्लाइन हुआ है, जितना भी डिक्लाइन हुआ है, जो भी डिक्लाइन हुआ है वैल्यू के अंदर, उसे हम P&L अकाउंट से चार्ज करेंगे। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। अगला टॉपिक आता है सर रिक्लासिफिकेशन का। रिक्लासिफिकेशन में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है सर, क्या करंट इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर जाते हैं तो कैरिंग अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर विच एवर इज लोअर। अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से अगर मैं करंट इन्वेस्टमेंट पे जाता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से अगर मैं करंट इन्वेस्टमेंट पे जाता हूँ, तो जो भी मेरा कॉस्ट और जो भी मेरा कैरिंग अमाउंट है विच एवर इज लोअर पे मैं क्या करूँगा सर? वैल्यू करूँगा। समझ में आई या नहीं आई बात सर? इतना सा ही AS था। अब इस AS से रिलेटेड अपन आइए सर ICAI के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करते हैं, PYQ करते हैं, RTP करते हैं और इस AS को ख़त्म करते हैं। तो आइए सर फटाफट से अपन इसको स्टार्ट करते हैं। क्लियर? यस सर। AS13 AS ग्रुप 1 स्टडी मटेरियल। यस सर। AS13 पे आ जाइए फटाफट से। ये रहा सर AS13 का इलस्ट्रेशन नंबर 1। क्या लिखा हुआ है सर? पढ़िए। क्या लिखा हुआ है सर? पढ़िए ढंग से। कि सर एक अनकोटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है मतलब किस पे वैल्यू होगा? कॉस्ट पर। लेकिन ये वो एक एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सर कितने पे वैल्यू हो रहा है? कॉस्ट है 2 लाख की। पब्लिश्ड अकाउंट ऑफ द अनलिस्टेड कंपनी रिसीव हुए May 2001, जो शो करता है कि कंपनी वॉज इनकरिंग कैश लॉसेस। कंपनी को कैश लॉसेस हो रहे हैं, जो डिक्लाइन कर देता है उसकी मार्केट शेयर को। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नॉट फैच मोर देन 20,000। मतलब सर क्या लिखा हुआ है? कहने का मतलब सर कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट है 2 लाख। अब इसकी जो NRV है, NRV मतलब जो इसकी फेयर वैल्यू है, जिसकी मार्केट वैल्यू है, वो कितनी है सर? अब 20,000। ठीक है भाई, 20,000 से ज़्यादा की अब इसकी वैल्यू नहीं रही है इस इन्वेस्टमेंट की। बताइए आप इस इन्वेस्टमेंट को कैसे, किस पर रिकॉर्ड करोगे? सर क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है? यस सर। होना किस पर चाहिए? कॉस्ट पर। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर वो परमानेंट नेचर का है, किस नेचर का है? परमानेंट नेचर का होगा तो आप उसको किस पे वैल्यू करोगे? आप उसको वैल्यू करोगे किस पर? कॉस्ट माइनस जो भी डिक्लाइन हुआ है, आप जो भी आएगा उस पर वैल्यू करोगे। क्लियर है क्या? यस सर। तो कॉस्ट कितनी है? 2 लाख है। डिक्लाइन कितना हुआ सर? 1,80,000 डिक्लाइन हो गया, क्योंकि अब 20,000 ही रह गया, मतलब 1,80,000 डिक्लाइन हो गया। तो आप कितने पे वैल्यू करोगे इसको? 20,000 पे वैल्यू करोगे। कितने पे वैल्यू करोगे सर? 20,000 पे वैल्यू करोगे। और सर जो ये 1,80,000 है, इसका अपन क्या बनाएंगे? इसको अपन P&L से डेबिट कर देंगे। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या? यस सर। तो बताइए अपन ने इस क्वेश्चन में क्या अजम्पशन ली थी? इस क्वेश्चन में अपन ने अजम्पशन ली कि ये जो डिक्लाइन हुआ है वो किस नेचर का हुआ है? परमानेंट नेचर का। क्लियर है? यस सर। अगर एग्जाम में सर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको यही अजम्पशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि सर आपका सॉल्यूशन ICAI के सॉल्यूशन से मैच करना चाहिए। समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया? यस सर। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, वहाँ पर जाकर नोट्स में मैं लिखवा दूँ ताकि आपको याद रहे सर कि जो परमानेंट नेचर का है उसका एग्जाम्पल क्या है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूंगा तो सर डिक्लाइन इन मार्केट शेयर। अगर मार्केट शेयर में डिक्लाइन हो रहा है, इसका मतलब सर वो किस नेचर का हो गया? परमानेंट नेचर का हो गया। मतलब किस पे वैल्यू होगा? कॉस्ट माइनस डिक्लाइन पर वैल्यू होगा। और जो भी डिक्लाइन हुआ है उसे अपन P&L अकाउंट से चार्ज कर देंगे। समझ में आई क्या बात? बताइए सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। एग्जाम्पल नंबर 2 पे बात करते हैं सर। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है कि सर मैंने 1 जनवरी 2001 को मैंने ना इन्वेस्टमेंट खरीदा 600 लाख का, जिसमें 50% जो था लॉन्ग टर्म था और फ्लैश 50% टेम्परेरी था। मतलब सर 600 लाख था, 300 करंट था, 300 आपका NCI मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था।
सर रिलाइजेबल वैल्यू पूरे की पूरी इन्वेस्टमेंट्स की कितनी थी सर? 200 रुपये थी। मतलब जो इनकी फेयर वैल्यू थी ना सर, जो इनकी फेयर वैल्यू थी ये किसकी कितनी थी? 100 रुपये, इसकी कितनी थी? 100 रुपये। और ये क्या थी सर? कोस्ट थी। आपको क्या बताना है सर? आपको बताना है कि जो रिडक्शन हुआ है, सुनना सर, ये जो रिडक्शन हुआ है वो परमानेंट नेचर का नहीं है। इज़ द रिडक्शन इन द वैल्यू इज़ नॉट टेम्परेरी इन नेचर। क्या बोला गया है सर? कि जो मतलब जो डिक्लाइन हुई है ना वैल्यू, जो वैल्यू डिक्लाइन हुई है वो टेम्परेरी नेचर की नहीं है। टेम्परेरी नेचर की नहीं है, इसका मतलब वो किस नेचर की है सर? वो किस नेचर की है? परमानेंट नेचर की है। यस सर। और जब भी परमानेंट नेचर की है मतलब आपको समझ में आ गया होगा, रूल याद आ गया होगा। क्लियर है? यस सर। तो बताओ, ये तो करंट इन्वेस्टमेंट है, किस पे वैल्यू होगा? विच एवरेज लोअर, मतलब 100 पे वैल्यू होगा। यस सर। अब ये किस पर वैल्यू होगा सर? ये भी अब 100 पर वैल्यू होगा। क्यों सर? क्योंकि कोस्ट कितनी थी? 300, और डिक्लाइन कितना हो गया? 200, क्योंकि परमानेंट नेचर है। परमानेंट नेचर में क्या कहता है? कोस्ट माइनस डिक्लाइन 200, तो 100 पर इसको क्या करेंगे? वैल्यू करेंगे। लेकिन सर अब ये जो 200 रुपये उसका क्या बनाएंगे अपन? उसको P&L अकाउंट से चार्ज करेंगे। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? देख लीजिए सर, यही लिखा हुआ है। समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। समझ में आया नहीं आया? हाँ सर, लॉजिक क्लियर हो गया। देखिए सर, द रिडक्शन ऑफ 200 लाख इन द कैरिंग अमाउंट विल ऑल्सो बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आई क्या बात? समझ में आया? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्लियर है क्या? हाँ सर, समझ में आ गया। आगे सर, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सर, इनोवेटिव गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड इन द शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी ऑन 1 October 2003 एट अ कॉस्ट ऑफ 2,50,000। एट अ कॉस्ट ऑफ 2,50,000। सर कोस्ट कितनी है सर? कोस्ट है 2,50,000 की। सुनते चलना सर। अक्टूबर 2003 में इट ऑल्सो अर्लियर परचेज गोल्ड 4 लाख, सिल्वर 2 लाख। सर गोल्ड भी खरीद रखा है इसने 4 लाख का। सर सिल्वर भी खरीद रखा है इसने कितने रुपए का सर? 2 लाख रुपए का। कब खरीदा था सर? ये खरीदा था मार्च 2001 में, और ये खरीदा सर उसने कब? अक्टूबर 2003 में। अपन से पूछा कब का है सर? 31 मार्च 2004 के अंदर बताना है। तो सर 31 मार्च अगर 2004 की अगर मैं बात करूँगा सर, 31 मार्च 2004 की अगर मैं बात करूँ सर, तो एक तरीके से मेरे लिए सर ये जो 2 इन्वेस्टमेंट है वो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गए। यस सर। अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गए सर, सुनना, अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गए तो क्या हम इनको किस पे वैल्यू करते हैं सर? हम इनको वैल्यू करेंगे किस पर सर? इनको कोस्ट पर। तो इनकी वैल्यू किस पर होगी सर? गोल्ड की वैल्यू किस पर होगी? गोल्ड की वैल्यू होगी 4 लाख पर। सिल्वर की वैल्यू किस पर होगी सर? 2 लाख पर। तो मतलब इनकी फेयर वैल्यू से हमारे को मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर हम क्वेश्चन में जब तक लिखा हुआ नहीं होगा कि वो परमानेंट नेचर है या नहीं है, तब तक हम अजम्पशन क्या लेते हैं? वो परमानेंट नेचर का नहीं है, वो परमानेंट नेचर का नहीं है। क्लियर है? यस सर। लेकिन जो ये सर शेयर्स खरीदे उसने, जो ये शेयर्स खरीदे वो कब खरीदे थे? अक्टूबर 2003 में, और 31 मार्च 2004 मतलब 12 महीने तो हुए ही नहीं। तो ये हमारे लिए क्या माना जाएगा? करंट इन्वेस्टमेंट। यस सर। और ये करंट इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब इसको कोस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो फेयर वैल्यू कितनी है सर? 2,25,000। कोस्ट कितनी है? 2.5 लाख। तो कितने में वैल्यू होगा सर? शेयर्स कितने में वैल्यू होंगे? 2,25,000। तो बताइए सर, समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हो गया क्या? यस सर। समझ में आया क्या? यस सर। मतलब सर आपका बेसिकली इंटेंशन, मैंने यहाँ पे ये एजम्पशन ली कि जो आपने यहाँ पे जो शेयर्स होल्ड कर रखे हैं वो एक तरीके से सर आपने विद इन 12 मंथ के लिए ही होल्ड कर रखे हैं। 12 मंथ से ज़्यादा आप उन्हें होल्ड नहीं करोगे, इस कारण से मैंने उसे करंट इन्वेस्टमेंट माना। और करंट इन्वेस्टमेंट माना तो कोस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर में मैंने उसको वैल्यू कर दिया। क्लियर है? यस सर। इलस्ट्रेशन नंबर 4 सर, रीक्लासिफिकेशन। सर करंट इन्वेस्टमेंट था, NCI बदल रहा है। फॉर्मूला क्या होता है सर? जो भी कैरिंग अमाउंट है और जो भी फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। कैरिंग अमाउंट कितना है सर? 20 लाख। ठीक है। मार्केट वैल्यू कितना है? 25 लाख। विच एवर इज लोअर सर 20 लाख पर वैल्यू कर दो। समझ में आया क्या? यस सर। अगला सर, करंट इन्वेस्टमेंट को मैं किस पे बदल रहा हूँ? उस पर। तो वही 15 लाख और वही 6.5 लाख। विच एवर इज लोअर सर कितना? 6.5 लाख इज लोअर। समझ में आई क्या बात? यस सर। अगला सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को मैं करंट इन्वेस्टमेंट पे बदलता हूँ। तो जो भी कॉस्ट होती है और जो भी कैरिंग अमाउंट होता है, विच एवर इज लोअर। कॉस्ट कितनी है सर? 18 लाख। कैरिंग अमाउंट कितना है? 12 लाख। तो 18 लाख डिवाइड बाय 12 लाख, विच एवर इज लोअर सर 12 लाख पर वैल्यू कर दो। समझ में आया या नहीं आया? बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया क्या? यस सर। तो इसी के साथ सर अपन ने ICISM के क्वेश्चन खत्म कर लिए। आइए फटाफट से सर अपन एग्जाम के क्वेश्चन खत्म करते हैं ताकि अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो सकेगा। May 22 में देखो सर कोई क्वेश्चन आया था क्या AS 13 से रिलेटेड? AS 13 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया क्या May 22 में? देखिए सर फटाफट से। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं आया May 22 में। ठीक है सर, दिसंबर 21 में आ जाइए फटाफट से सर। दिसंबर 21 में सर, दिसंबर 21 में कोई क्वेश्चन आया क्या सर? देखिए फटाफट से। यस सर, दिसंबर 21 में पॉइंट नंबर C, क्वेश्चन नंबर 1 का C,
देखिए सर अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है सर। देखिए आपको कब निकालना है सर, आपको 31 मार्च 2021 के लिए निकालना है सर। मैं तो ये अजम्पशन ले रहा हूँ कि ये जो तीनों चीज़ें हैं वो मेरा क्या है, विथिन 12 मंथ के लिए ही मैंने होल्ड कर रखा होगा, क्योंकि ये देखो ना सर, देखो तो ये 12 महीने से कम के लिए खरीदा है, तो अभी मैं मान के चलता हूँ ये 12 महीने के अंदर ही बेच दूंगा, तो ये मेरा क्या हो गया, करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन ये तो क्या हो गया, मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। इनकी सर कोस्ट कितनी है, कोस्ट का टोटल क्या होता है सर, परचेज प्लस ब्रोकरेज प्लस स्टैम्प ड्यूटी 50,000 प्लस 220, ये कितना हो गया 50,220। और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, इतनी। किस पर वैल्यू करते हैं सर, हम किस पर वैल्यू करते हैं, हम वैल्यू करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ऑलवेज एट द रेट कोस्ट पर। तो हम किस पे वैल्यू करेंगे सर, 50,220 पर। क्या अजम्पशन लेंगे सर, अजम्पशन लेंगे कि जो भी डिक्लाइन हो रहा है वो परमानेंट नेचर का नहीं है, जो भी डिक्लाइन हो रहा है वो परमानेंट नेचर का नहीं है। क्लियर है, यस सर। अब ऐसे ही सर 25,000 प्लस 150 प्लस 125, ये कितना हो जाएगा सर, 25 175, यस सर। और ये मार्केट वैल्यू विच एवरेज लोअर, सर किस पर वैल्यू करेंगे, विच एवरेज लोअर सर, इस पर वैल्यू करेंगे। क्लियर है क्या, यस सर। ऐसे सर अब इसका देखो, ये 75,375 हो गया, यस सर। और ये कितना है 78,190, विच एवरेज लोअर सर, इस पर वैल्यू करेंगे। समझ में आ रही है क्या बात, हाँ सर। अब अगला ये कितना हो गया सर, 70,000, एक सेकेंड, ये कितना हो गया सर, ये हो गया 70,325, और ये कितना है 65,880, विच एवरेज लोअर सर, इस पर वैल्यू करेंगे। समझ में आया क्या, बताइए सर। लॉजिक क्लियर हो गया, यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ नहीं हुआ, यस सर। तो ये तीनों थे सर आपके करंट इन्वेस्टमेंट, जिसलिए फेयर मार्केट वैल्यू और कोस्ट विच एवरेज लोअर, और ये आपका हमेशा एट द रेट कोस्ट पर, मतलब ये वाला। क्लियर है क्या, समझ में आई बात, यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या, हाँ सर लॉजिक क्लियर हुआ, समझ में आया। तो किस पर वैल्यू करेंगे अपन, एक तो इस पर वैल्यू करेंगे, एक इस पर वैल्यू करेंगे, एक ये वैल्यू होगी और एक ये वैल्यू होगी। तो आप फटाफट से वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बता सकते हो सारे चारों को जोड़ के, जो भी मैंने हाईलाइट करे हैं येलो कलर से, यस सर। क्लियर है, हाँ सर। अब बात करते हैं अपन अगले पेपर की। अगला पेपर आया सर आपके जुलाई 21 का। जुलाई 21 का पेपर देखिए सर, फटाफट से आया क्या कोई क्वेश्चन जुलाई 21 में, नहीं सर कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। अब देखिए सर जनवरी 21 का पेपर देखिए सर, जनवरी 21 में कोई आया क्या, जनवरी 21 में कोई आया क्या सर, ये रहा जनवरी 21 में भी आया सर, 5 मार्क्स का आया। देखिए सर बहुत सिंपल है, देखिए सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था इतने का, जिससे हम क्लासीफाई करना चाहते हैं, मतलब सर LI से CI पर जाना चाहते हैं, हाँ सर। इसकी कोस्टिंग कितनी है, इसकी कोस्ट है सर 10.5। इसका कैरिंग अमाउंट कितना है सर, इसका कैरिंग अमाउंट कितना है सर, इसका कैरिंग अमाउंट है, कंपनी हैड रिड्यूस द वैल्यू कितने तक, 9 लाख तक, यस सर। विच एवरेज लोअर सर 9 लाख पर वैल्यू करेंगे। ये सर 9.3 लाख जस्ट इग्नोर सर, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, बट आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। कोस्ट और कैरिंग वैल्यू, विच एवरेज लोअर सर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 14 लाख के है, कोस्टिंग है, फेयर मार्केट वैल्यू इतना है, बुक वैल्यू इतना है। तो कोस्ट, क्योंकि लॉन्ग टर्म से कहाँ जा रहे हैं सर अपन, करंट इन्वेस्टमेंट, कोस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवरेज लोअर। कोस्ट है 14 लाख, बुक वैल्यू 14 लाख, विच एवरेज लोअर मतलब सर 14 लाख पर ही क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे। दिस इज इट इज़ इग्नोर्ड जस्ट बिकॉज ये किसके लिए गिवन है, कन्फ्यूजन के लिए। पॉइंट नंबर 3 सर, करंट इन्वेस्टमेंट 12 लाख का है, कहाँ चाहते हो आप इसको, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे। इसकी कोस्ट कितनी है, कोस्ट है 12 लाख। इसकी फेयर वैल्यू कितनी है सर, इसकी फेयर वैल्यू मार्केट डेट ऑफ क्लासिफिकेशन पे कितना है, 13.5 लाख। विच एवरेज लोअर सर 12 लाख पर वैल्यू कर दो सर। 4th करंट इन्वेस्टमेंट की कोस्टिंग कितनी है, मार्केट वैल्यू कितनी है, 16.5 लाख सर, 16.5 लाख पे वैल्यू कर दो। समझ में आया या नहीं आया सर, लॉजिक क्लियर हुआ क्या, यस सर, समझ में आया, हाँ सर। अब बात करते हैं सर नवंबर 2020 के पेपर की। किसकी बात करते हैं सर, नवंबर 2020 के पेपर की। नवंबर 2020 में आया क्या कुछ ऐसा, ये रहा सर, सेम क्वेश्चन अभी अपन कर चुके हैं, ICISM का क्वेश्चन है, वही गोल्ड और सोना वाला, वही सिल्वर और सोना वाला। क्लियर है क्या, यस सर, क्लियर है, हाँ सर। अब बात करते हैं किसकी सर, नवंबर 2020 हो गया, बात करते हैं नवंबर 2019 के पेपर की, ठीक है। देखिए कोई आया था क्या क्वेश्चन, कोई आया क्या क्वेश्चन, नो सर। अब बात करते हैं मई 2019 के क्वेश्चन पेपर की। मई 2019 के क्वेश्चन पेपर में कुछ आया है क्या सर, नहीं सर कोई क्वेश्चन नहीं आया ना, यस सर। ये आया था देखो बी का, कौन सा आया था सर, बी वाला आया। देखो सर क्या सेम क्वेश्चन अभी अपन ने करा क्या, ये वाला सेम क्वेश्चन करा अभी अपन ने, यस सर सेम करा एज जनवरी 2021। जनवरी 2021 में सेम क्वेश्चन था, वही सेम क्वेश्चन आपके कहाँ पे आया था सर, मई 2019 में, ठीक है। अब करते हैं अपन नवंबर 18 का क्वेश्चन। सर जो रिपीटेड होगा उसको मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है सर आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। ये भी नहीं है, हटाओ सर। फिर उसके बाद आता है सर आपका मई 18 लास्ट,
मे 18 में देखो सर आया था क्या, AS 12, AS 11, AS 13 से कोई क्वेश्चन आया क्या? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं आया। क्लियर है क्या? यस सर। तो इसी के साथ सर अपन ने क्या करें, PYQ खत्म करें। आइए सर अब अपन बात करते हैं RTPs की। सर AS 13 की RTP ये रही सर। सेम क्वेश्चन अपन कर चुके हैं कि ये रिक्लासिफिकेशन वाला। करंट इन्वेस्टमेंट किस पे बदलना है आपको? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे। तो 25 लाख इसकी कैरिंग अमाउंट है, ठीक है। और इसकी फेयर वैल्यू कितनी है सर? इसकी फेयर वैल्यू है 30 लाख। विच एवर इज़ लोअर, सर 25 लाख पे वैल्यू करेंगे। क्लियर है? हाँ सर। सर करंट इन्वेस्टमेंट है 20 लाख में खरीदा, फेयर वैल्यू 12.5 लाख है, 12.5 लाख पे वैल्यू कर दो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट में बदलना चाहते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 15, और इसको बुक वैल्यू कितनी है? 11। विच एवर इज़ लोअर सर 11 लाख पर क्या कर दो, उसको रिकॉग्नाइज कर दो। समझ में आया क्या? बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ? हाँ सर। अब बात करते हैं मई 22 के RTP की। मई 22 का RTP में सर यही वाली चीज़ है। आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट कितना का रखा है आपने? 97.84 का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन मेड एट पार। QSR लिमिटेड हैज़ बीन इन कंटिन्यूस लॉस फॉर लास्ट 2 ईयर्स। उसने रीअसेस करना चाहा विथ एंड विश टू प्रोवाइड अ diminution in the value of investment for the year 31st March 2021. Discuss whether the connection of JVR Limited to bring down the carrying amount of investment in QSR Limited in accordance with the accounting standard और नहीं है। सर बताएं क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में? बहुत फालतू चीज़ लिखी हुई है। आपको अगर आप पढ़ोगे ना आपको खुद को समझ में आएगा। देखो सर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ ये है कि सर एक JVR नाम की कंपनी, उसने कितने का इन्वेस्ट कर दिया? इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट करा, ठीक है। और 2 साल पहले करा, मतलब लॉन्ग टर्म हो गया। हाँ सर लॉन्ग टर्म हो गया। क्या हो गया सर? लॉन्ग टर्म हो गया। यस सर। 2 साल कंपनी को खूब लॉस हुआ, तगड़ा लॉस हुआ। कंपनी इसको क्या करना चाहती है? रीअसेस करना चाहती है। और रीअसेस करना चाहती है वो किस पर? पोस्ट माइनस डिक्रीज को माइनस कर। तो क्या वो ऐसा सही है या गलत है? देखिए सर, अगर वो परमानेंट नेचर का है सर अपन कंडीशनल आंसर लिखेंगे। अगर वो परमानेंट नेचर का है तो सही है। अगर वो टेम्परेरी नेचर का है तो अपन कितने पर वैल्यू करेंगे? 97.84 पे। समझ में आया क्या अपन ये पहली चीज़ कर चुके हैं क्या? हाँ सर, वो करा था, याद है ना? सेम वही क्वेश्चन है। लॉजिक क्लियर है क्या? हाँ सर। बात करते हैं मई 2021 के RTP की, ठीक है। देखिए सर क्या लिखा हुआ है? डिक्लाइन इन मार्केट शेयर। सेम क्वेश्चन है सर जो अपन SM में कर चुके हैं अभी अपने ICI का SM जो अपन ने किया था, डिक्लाइन इन मार्केट शेयर वाला। हाँ सर, डिक्लाइन इन मार्केट शेयर वाला सेम क्वेश्चन अभी अपन ने किया था ना सर, सेम वही क्वेश्चन है। क्लियर हुआ क्या? समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। अब बात करते हैं सर हम किसकी? दिसंबर 21 के RTP की। सर सेम क्वेश्चन होगा, मैं नहीं करवाऊंगा सर जस्ट बिकॉज टाइम इंपॉर्टेंट है सर। क्लियर है? हाँ सर। AS 13 की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है सर? Jad Bank has classified its total investment into 3 categories: held for maturity, available for sale, और held for trading. Held to maturity investment are carried at acquisition cost less amortized amount. Available for sale investment are marked to market. Held for trading investment are valued at weekly intervals at market rate. Net depreciation, if any, is charged to revenue and net appreciation is any ignored. Comment whether the policy of bank is in accordance with AS 13 or not. सर एकदम गूगली फेंक दी उन्होंने। क्यों फेंक दी सर? आपको पता है ये क्या है? बैंक है। और AS 13 आपका अप्लाई ही नहीं होता सर, नॉट अप्लाई ऑन बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एंड म्यूचुअल फंड। समझ में आया क्या? यस सर। मैं इसको लिखवा भी देता हूँ ताकि सर आपको याद रहेगा कि जो आपका AS 13 है सर, क्या बोला मैंने? जो AS 13 है वो नॉट एप्लीकेबल ऑन बैंक पे एप्लीकेबल नहीं होता सर, इंश्योरेंस कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। और उसी के साथ सर आपका जो म्यूचुअल फंड है उस पर भी आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है सर। क्लियर है? नॉन एप्लीकेबल। क्लियर है? हाँ सर। अब बात करते हैं सर अपन दिसंबर 2021 के RTP की, और उसी के साथ हमारा पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। दिसंबर 21 के RTP का तो करा ही था सर। क्लियर है? यस सर। तो सर अपन ने क्या क्या कर लिया इसी के साथ सर? आज अपन ने पूरा AS 13 खत्म करा, जिसके सारे क्वेश्चंस करे, सारे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स करे, सारे आपके हैंड रिटन चार्ट्स बनवाए। अगर आपको सर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आप वहाँ से आप लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, आपको नोटिस मिलते रहेंगे, आपको नोट्स मिलते रहेंगे। और सर अब हम बात करेंगे हमारे एक नए AS की, एक लास्ट AS सर सुन लेना सर, आपके सिर्फ एक ही AS बचा है, AS 16, जो कि मैं आपको, और AS 1
ये 2 AS बचे हैं सर जो कि हम हमारी कल की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, AS16 थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा है बट इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट AS1 को अपन को कवर ढंग से करना पड़ेगा। फिर आपका एक आता है बेसिक कॉन्सेप्ट। ये 3 चीज़ें बची है ताकि सर आपका मॉड्यूल नंबर 1 पे पूरा के पूरा आपका क्या हो जाएगा सर, फिनिश हो जाएगा। क्लियर है सर? तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल सर।